दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला की मुसीबत अब बढ़ने वाली है क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है दोस्तों कि ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ रहा है। इससे पहले जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई, क्या कुछ हुआ, वो हम सब ने देखा। और अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है। तो आखिर क्या नौबत आ पड़ी जो विपक्ष को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, समझेंगे भरत जी से। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज संसद में और भी क्या क्या हुआ है। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस पे जुड़े रहिए और अंत तक देखिएगा। प्रज्ञा जी, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी संविधान का अनुच्छेद 94 जिस बात की इजाज़त देता है स्पीकर को संसद से हटाने की इजाज़त देता है, अनुच्छेद 94, उसके तहत संसद के भीतर नो कॉन्फिडेंस मोशन या जिसको स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, जिसको कहते हैं मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर, ये कहते हैं। अब ओम बिरला की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, वाजिब फरमाया है आपने, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको लाने के लिए केवल और केवल प्रज्ञा जी 50 सांसदों के दस्तखत की, हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। आज की तारीख में संसद के भीतर केवल और केवल कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और विपक्ष को मिला दिया जाए और भी पार्टीज को मिला दिया जाए, जितना विपक्ष है उसको मिला दिया जाए तो 235, 234, 238 के आसपास के सांसद बैठते हैं। कम सांसद नहीं हैं ओम बिरला के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अब 14 दिन का समय होता है कि 14 दिन पहले आपको नोटिस लानी होती है सत्र में। अब मसला ये है कि ये है क्यों? ये है इसलिए प्रज्ञा जी क्योंकि ओम बिरला के ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी की चाकरी करते हैं। ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। स्पीकर जैसा उनका कोई व्यवहार नहीं है। ऐसा व्यवहार जब वो शपथ लेते हैं तब ये कहते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी और उसके साथ काम करूंगा, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी एक दल के रूप में स्पीकर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ। स्पीकर ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यानी शुक्रवार को स्पीकर ने इस बात को कहा प्रज्ञा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने ही संसद के बाहर रोक दिया था। प्रधानमंत्री संसद तक आ गए थे, मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर आपके ऊपर कुछ हो सकता है, कुछ अप्रत्याशित घटना आपके ऊपर हो सकती है जिसकी वजह से आप संसद में ना आइए। मतलब कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस की जो सांसद, मैं वो वीडियो भी आपके दर्शकों के लिए प्रज्ञा जी लाया हूँ, ये देखिए, ये कांग्रेस की वो सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के सीट के आसपास प्रदर्शन कर रही थी, कुछ उनकी मेज पर भी चढ़ गई थी। तो स्पीकर यहाँ पर बैठे हुए थे। स्पीकर ने नरेंद्र मोदी को ये सूचना पहुंचाई कि आप संसद के भीतर आएंगे तो ये महिलाएं आपके ऊपर हमला कर देंगी, कांग्रेस की ये सांसदें आपके ऊपर हमला कर देंगी, जिसकी वजह से वो नहीं आए। और इसके खिलाफ, इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ महिलाओं ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी भी मैं आपको एक बार की दिखा देता हूं ताकि दर्शकों को आसान रहे खबर समझने में। ये देखिए, ये चिट्ठी है जो महिला सांसदों ने लिखी है और इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि स्पीकर जो कह रहे हैं कि हम लोग हमला करने वाले थे, फलाना करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे। इस बारे में इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और प्रदर्शन का अधिकार, प्रदर्शन, ये देखिए, ये चिट्ठी है, प्रदर्शन का अधिकार सबको होता है और इस तरीके की बातें इसके अंदर लिखी हैं कि हम कोई हमला वगैरह नहीं करने वाले थे। प्रदर्शन तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है जो हम कर रहे थे। अब प्रज्ञा जी मसला दूसरा एक और है। दूसरा मसला ये है कि राहुल गांधी को पूरे इस सत्र में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बोलने नहीं दिया, जबकि स्पीकर इसलिए होते हैं कि स्पीकर विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। चाहे सत्ता पक्ष तो ये चाहता ही है कि विपक्ष ना बोले, बहुत ईमानदारी की बात दर्शकों मैं बोल रहा हूँ। सत्ता पक्ष तो ये चाहता है कि विपक्ष ना बोले, गूंगा बनकर बैठा रहे, कुछ ना बोले और तो परेशानियां दुश्वारियां होंगी ही नहीं। लेकिन विपक्ष संसद के भीतर सवाल पूछने के लिए होता है, सरकार जहां गलत कर रही है वहां उंगली उठाने के लिए होता है, सरकार जहां कुछ नहीं कर रही है वहां दिशा दिखाने के लिए होता है।
तो विपक्ष सरकार को चलाने में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री, सत्ता पक्ष और मंत्री मिलकर ही देश को चलाते हैं, विपक्ष भी इस देश को चला रहा होता है एट द सेम टाइम, लेकिन उसकी दूसरी तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। अब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया। एक बाइट मैं आपको सुना देता हूं, टीम ने भेजी है कि उस दिन क्या कहा था, और आज मैं आपको दिखलाऊंगा और बतलाऊंगा कि ओम बिरला कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह पर जो स्पीकर थे वो किस तरीके से भाजपा के आदेश ले रहे थे आज भी राहुल गांधी को बोलने देने और ना बोलने देने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उस दिन ओम बिरला ने क्या कहा था ये आपको देखना चाहिए एक बार। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। अब ये ओम बिरला साहब जो हैं कौन सी पुलिस में हैं, LIU में हैं, या कौन से खुफिया विभाग में काम करते हैं कि इनको ये लग गया कि भाई सांसद हमला कर देंगे। अगर संसद के भीतर सांसद प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर सकते हैं, किसी ने तो भाजपा के व्यक्ति ने भी कहा कि वो महिलाएं जो है, किसी ने पूछा उनके पास कोई हथियार तो था नहीं तो हमला कैसे करती, तो भाजपा के किसी व्यक्ति ने, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ कि मुँह से प्रधानमंत्री को नोच सकती थी। मतलब ये स्तर है क्या कांग्रेस की महिलाओं का, सांसदों का, और वो भी चुन कर आई हुई सांसद। आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि मुंह से नोच सकती थी, हाथ से खरोच सकती थी प्रधानमंत्री। मतलब क्या हुए, प्रधानमंत्री से इतनी नफरत की सांसद मुंह से नोच लेंगे उनको जब वो आ जाएंगे। मतलब एक मजाक की हद होती है और उस हद को भी मतलब पार कर दिया गया है। अब आज की चीज़ मैं आपको दिखाता हूं प्रज्ञा जी, आपको देखकर हैरानी होगी और दर्शकों बने रहिएगा, आपको जानकर और हैरानी होगी। अभी तक आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी जो आरोप लगते हैं कि स्पीकर इधर के नहीं हैं, उधर के हैं, स्पीकर सही काम नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाऊंगा उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, कि इतना कुछ समझ में आएगा कि मामला ही पूरा उल्टा आपको दिखाई देगा। देखिए आज क्या हुआ, जरा सा मैं इसकी शुरुआती कहानी बता देता हूँ। आज क्या हुआ कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के स्पीकर को हटाने की बात उठी, इससे पहले राहुल गांधी और सब लोग स्पीकर के कमरे में गए, स्पीकर के पास गए, बोले कि भाई आप बोलने तो दे नहीं रहे हैं, बोलने तो दीजिए, अब हम विपक्ष हैं, ऐसा है वैसा है, LOP हैं, ये है ऐसा। तो ओम बिरला ने कहा कि ठीक है, आप बोलने की इजाज़त हम दे रहे हैं, लेकिन आप जो है ठीक से बोलिए, हंगामा हल्ला मत करिए, बोल लीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम बोलेंगे, लेकिन बोलने से पहले 4-5 पॉइंट हम अपने रखेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। तो स्पीकर ने कहा कि ठीक है, कर लीजिएगा जब हाँ इतना है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता है और स्पीकर भाजपा के मुंह की तरफ देखती हैं और देखते हुए ये इशारा करती हैं कि इनको बोलने दें कि ना बोलने दें, खड़े हुए। आइए देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए। Am I allowed to speak those points or not? स्पीकर की कुर्सी पर संध्या राय बैठी। मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है। ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिएगा, आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। अभी देखिएगा प्रज्ञा जी, बजट पे बोल रहे हैं। अभी संध्या राय यहाँ पर कह रही हैं कि आप बोलिए, पहले स्पीकर के तौर पर बोलिए, राहुल गांधी से कह रही हैं। पीछे से कोई आवाज़ देता है और ये कहता है कि पूछ लीजिए बजट पर ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सुनाइए, इसके बाद देखिएगा। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य की पीछे से कोई संध्या राय को बताता है कि बजट पर ही बोल रहे हैं, पूछ लीजिए एक बार बजट पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। फिर से सुना देते हैं। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं, आप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप, ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points
before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पीकर, अभी जो मैंने पहले बताया कि हमको अलाउ किया है कि आप अपने पॉइंट्स पर बोल सकते हैं, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, आप ये बताइए। जब राहुल गांधी ये पूछते हैं तो स्पीकर भाजपा की तरफ देखती हैं कि क्या मसला है, बोलने दें कि ना बोलने दें। वीडियो में देखते हैं, वीडियो में आइए आइए देखिए देखिए। माननीय सदस्य प्लीज नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख रहे हो, नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कंप्लीटली वायलेटेड। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। अब यहाँ पर संध्या राय बोलने नहीं देती हैं। अब आगे अभी आपको सुनाते हैं जो सुनकर आपको लगेगा कि लोकतंत्र में क्या अब राहुल गांधी को बोलने के लिए एग्रीमेंट कराने पड़ेंगे, तब राहुल गांधी बोलेंगे। आइए सुनाते हैं। और ये कोई और नहीं बोल रहा है, प्रज्ञा जी संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। राहुल गांधी खड़े होते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, उसके बाद आते हैं किरण रिजिजू। सुनिए। मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था, अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है, उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। एलओपी को बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट, और बोलने देने को ऐसा एहसान दिखा रहे हैं किरण रिजिजू, जैसे संसद में बोलने के लिए एहसान मिलेगा। मतलब संसद खरीद ली हो प्रज्ञा जी, और संसद अब भाजपा की, सब गुलाम हो गए। विपक्ष की भाजपा की संसद हो गई हो, और राहुल गांधी को बोलने के लिए एग्रीमेंट चाहिए। बोले कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई लोकसभा अंदर सभापति महोदय से यानी ओम बिरला से ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि राहुल गांधी बोलेंगे। तो विपक्ष को एग्रीमेंट चाहिए, भाजपा एग्रीमेंट कराए पहले विपक्ष, फिर भाजपा बोलने देगी, एग्रीमेंट लेकर घूमना पड़ेगा संसद के भीतर। तो ये हाल हो गए हैं प्रज्ञा जी। और एक चीज़ मैं और कहता हूँ, ओम बिरला को हटाने की कार्रवाई में अगर ये मोशन लेकर के आ जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अब ये सवाल उठते हैं कि कितने दिन में हटेंगे, कैसे हटेंगे। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, हालांकि 14 दिन का समय होता है, 14 दिन का समय देना होता है किसी भी एक सत्र में, और 14 दिन के नोटिस के बाद ये चीज़ें शुरू होती हैं, 50 लोगों के दस्तखत होते हैं। और अगर इस अविश्वास प्रस्ताव में होता क्या है कि 1/3 बहुमत या ऐसी आवश्यकता में एक वोट ज़्यादा होना चाहिए उस दिन मौजूद कुल सांसदों की संख्या में। जितने लोग संसद के भीतर हैं, जितने सांसद, उसमें एक आदमी ज़्यादा हो, एक सांसद ज़्यादा हो वोटिंग में, जिसके भी पक्ष में पड़े, हाँ या ना के पक्ष में, बस उस पर फैसला हो जाता है। तो ओम बिरला के खिलाफ अगर जितने सांसद मौजूद होते हैं उससे एक ज़्यादा वोट पड़ता है तो ओम बिरला को हटाया जा सकता है, और सेम डे ओम बिरला हट सकते हैं वोटिंग के बाद। लेकिन अभी मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज़्यादा है, विपक्ष की संख्या कम है। तो एक मानसिक तौर पर ये प्रेशर तो विपक्ष कर ही देगा, हटा नहीं पाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मानसिक तौर पर ये प्रेशर ज़रूर ओम बिरला के ऊपर होगा कि हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के लिखित में आया गया है। और ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव में खड़े होकर कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, नहीं, दस्तखत होते हैं, साइन होते हैं, लाया जाता है, और एक सांसद उसके ऊपर साइन करता है, 50 सांसदों के उसके ऊपर साइन होने होते हैं। तो ओम बिरला के ऊपर एक मानसिक
दबाव ज़रूर बनेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे और धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अभी कुछ दिनों पहले लेकर के आया गया था। धनखड़ अविश्वास प्रस्ताव के बाद बहुत ज़्यादा दबाव में रहने लगे थे। धनखड़ के ऊपर ये नैतिक दबाव, क्योंकि व्यक्ति का अपना भी कुछ ज़मीर होता है और वो कभी ना कभी तो जागता है। धनखड़ का नैतिक ज़मीर जागा था। धनखड़ को ये लगने लगा था कि भाई जब लोग हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो कुछ तो शायद हमारी कमी रही होगी। तो उस छोटी सी कमी को जब दूर करने के लिए कोई आदमी आगे बढ़ता है और उसके ऊपर उसको ऐसे जो है ऐसे उसको किसी पार्टी का गुलाम बना के रखा जाता है, और जब वो छोटी सी आज़ादी लिबर्टी लेना चाहता है हल्की सी, तो फिर गुलाम बनाने वाले व्यक्ति को बुरा लगता है। उसको लगता है तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम ये निर्णय लेने वाले कौन थे। इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। धनखड़ के साथ में कमोवेश ऐसी ही स्थितियां आईं और उसके बाद इस्तीफा देने के लिए उनको बोल दिया गया, फलाना उनका क्या हाल हुआ आप सब ने देखा। तो नैतिक दबाव ओम बिरला के ऊपर ज़रूर बनेगा प्रज्ञा जी, और संसद में जिस तरीके की एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो करने पर शायद -1% ही सही हो सकता है कि कुछ सुधार आए। बिल्कुल, और ये एक तरफा कार्रवाई है जिसका असर हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के तमाम सांसद नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं। राहुल गांधी को आज भी बोलने नहीं दिया गया। क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया। फिलहाल जो कुछ संसद में हो रहा है और जो भी तमाम छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं तक हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। इससे पहले 1967 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था। कांग्रेस के स्पीकर थी, कुछ इनका हुआ नहीं। 1977 में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। 1987 में बलराम झाकड़ अध्यक्ष थे, बोफोर्स का मामला चल रहा था और तब कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ लेकर के आया गया, कुछ हुआ नहीं। 2001 में भाजपा की सरकार थी, तब जीएमसी बाल योगी स्पीकर थे, उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई तब कांग्रेस, तो भी उनका कुछ नहीं हुआ। 2011 में मीरा कुमार सभापति थी और उस समय CWG कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला वाली खबरें चल रही थी, तो विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब लेकर के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उस पर भी कुछ हुआ नहीं। 2020 में भी ओम बिरला के खिलाफ अभी किसान आंदोलन के समय में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लेकर भाजपा की सरकार में ये लगातार तीसरी बार हो रहा है जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। एक जगदीप धनखड़ के खिलाफ और 2 बार ओम बिरला के खिलाफ, तो ये दूसरी बार। मानसिक दबाव जरूर बनता है प्रज्ञा जी, और ओम बिरला अगर अब कुछ भी सही करने की कोशिश करेंगे तो फिर नोक-झोंक शुरू होगी आला कमान। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट पे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।